जब डियरबग मास्टर और पर्पल मून होली लैंड के बाकी सभी उम्मीदवार एक एक करके अचानक मरने लगे, तब पर्पल मून एंसेस्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उनकी सबसे बड़ी आशा डियरबग मास्टर ही था, लेकिन अब वह भी असफल हो चुका था। पर्पल मून एंसेस्टर तुरंत समझ गए कि दुआनडोंग रिवर की इनहेरिटेंस का वास्तविक उत्तराधिकारी चुन लिया गया है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं चल पा रहा था कि वह कौन है। उनके मन में तुरंत तीन संभावनाएं उभरी, या तो लोफेक, या ब्लू ब्लड नाइट, या फिर किसी दूसरी जाति का कोई उम्मीदवार। कुछ क्षण सोचने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सबसे अधिक संभावना लू फेंग और ब्लू ब्लड नाइट की ही है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे सीधे ईस्ट एम्परर होली लैंड की प्रतिक्रिया देखेंगे। यदि ब्लू ब्लड नाइट मर चुका होगा तो इसका अर्थ होगा कि लू फेंग जीवित है और वही नया उत्तराधिकारी बन चुका है। उसी समय ईस्ट एम्परर होली लैंड के एक स्वतंत्र आयाम में भी सभी उम्मीदवार, जो एक विशाल प्राचीन वृक्ष की पत्तियों पर बैठकर साधना कर रहे थे, अचानक एक साथ नीचे गिर पड़े। कुछ के शरीर तो सीधे वृक्ष से नीचे गिर गए। यह दृश्य देखकर ईस्ट एम्परर एंसेस्टर ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, ह्यूमन मिल्की वे होर्ड लीडर लो फेंग। उन्होंने ब्लू ब्लड नाइट का मृत शरीर देखते ही सब कुछ समझ लिया। यदि ब्लू ब्लड नाइट मर चुका है तो इसका केवल एक ही अर्थ है, ह्यूमन रेस का लो फेंग ही दुआन डोंग रिवर का नया उत्तराधिकारी बन गया है। जब सभी उम्मीदवार एक ही क्षण में मर गए तो पूरा यूनिवर्स ओशन हिल उठा। लगभग 100 के आसपास बड़ी बड़ी शक्तियों ने इस इनहेरिटेंस के लिए अपने विशेषज्ञ भेजे थे, क्योंकि सभी का विश्वास था कि दुआनडोंग रिवर की इनहेरिटेंस ही रिइंकार्नेशन ट्रांसेंड करने की सबसे बड़ी आशा है। अब सभी जातियां केवल एक ही प्रश्न पूछ रही थीं, नया उत्तराधिकारी कौन बना? किसी को लगा कि ह्यूमन रेस विजयी हुई है, किसी को विश्वास था कि ईस्ट एम्परर होली लैंड सफल हुई होगी, लेकिन वास्तविक सत्य केवल ईस्ट एम्परर होली लैंड ही समझ पाई थी। उन्होंने स्वयं ब्लू ब्लड नाइट की मृत्यु देखी थी। इसी कारण उन्हें लगभग पूरा विश्वास हो गया कि इनहेरिटेंस का वास्तविक विजेता लुओ फेंग ही है। उधर इनहेरिटेंस स्पेस के भीतर लुओ फेंग भी समझ चुका था कि वह सफल हो गया है। उसने बिना समय गंवाए ह्यूज एक्स क्रिएटर और प्राइमल कैओस सिटी लीडर को एक छोटा सा संदेश भेजा। उस संदेश में केवल इतना लिखा था, मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है, मैं दुआन डोंग रिवर का नया इनहेरिटर बन गया हूँ। संदेश भेजने के बाद उसने न तो ह्यूमन रेस की खुशी के बारे में सोचा और न ही यूनिवर्स ओशन की प्रतिक्रिया के बारे में। वह सीधे दुआन डोंग रिवर से मिलने चल पड़ा। उसी समय एक और व्यक्ति भी यह सब चुपचाप महसूस कर रहा था, टीचर ओरिजिन। वह अभी भी दमन के भीतर बंद थे, फिर भी उन्होंने महसूस कर लिया कि ह्यूमन रेस विजयी हो चुकी है। उनके चेहरे पर संतोष से भरी मुस्कान उभर आई। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह यूनिवर्स ओशन की एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें तलवारें नहीं टकराईं, लेकिन फिर भी ह्यूमन रेस विजयी रही। शायद भविष्य में ह्यूमन रेस ही थर्ड होली लैंड बनेगी। उधर इनहेरिटेंस स्पेस में वह यांत्रिक आवाज अब भी गूंज रही थी, बाकी सभी उम्मीदवार एनिहिलेट। उसी समय लुओ फेंक ने देखा कि एक व्यक्ति उसकी ओर उड़ता हुआ आ रहा है। वह दुआनडोंग रिवर था, लेकिन इस बार उसका रूप पहले से बिल्कुल अलग था। अब उसने सफेद रंग का सुंदर कवच पहन रखा था, जिस पर असंख्य स्वर्णिम सितारे चमक रहे थे। उसके सुंदर बूट और विशेष टोपी उसके व्यक्तित्व को पहले से भी अधिक भव्य बना रहे थे। लो फेंक ने तुरंत झुककर कहा, मास्टर दुआन डोंग रिवर। लेकिन दुआन डोंग रिवर मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, अब मुझे मास्टर मत कहो, आपसे मुझे टीचर कहो। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे कहा, मैं पिछली पीढ़ी का दुआन डोंग रिवर हूँ और तुम इस पीढ़ी के नए दुआन डोंग रिवर बन चुके हो। मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ और तुम्हारा मार्गदर्शक भी। यह कहकर उन्होंने हल्के से हाथ हिलाया। क्षण भर में लुओ फेंक के सामने खड़े 3 माउंटेन्स ऑफ ब्लेड्स पूरी तरह गायब हो गए। उन्हें गायब होते देखकर लुओ फेंक को थोड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि उसके लिए वे अमूल्य खजाने थे। लेकिन दुआनडोंग रिवर हंस पड़े और बोले, यह तो केवल बेसिक इनहेरिटेंस का एक भाग था। जब चाहो तब इनका अध्ययन कर सकते हो। यह सब तुम्हारे लिए केवल अभ्यास की सामग्री है। हमारी ब्लड लाइनेज का वास्तविक मूल्य कोर इनहेरिटेंस में है। कोर इनहेरिटेंस का नाम सुनते ही लुओ फेंक के मन में उत्सुकता और बढ़ गई। दुआन डोंग रिवर ने उसे अपने साथ चलने का संकेत दिया। दोनों इनहेरिटेंस स्पेस से बाहर निकले और फिर से उन 820 चमकते हुए प्रवेश द्वारों के पास पहुंच गए। दुआन डोंग रिवर ने केवल एक बार उनकी ओर देखा। अगले ही क्षण सभी 820 प्रवेश द्वार पूरी तरह गायब हो गए। इसके बाद उन्होंने समझाया, यह पूरा स्पेस ऑफ इनहेरिटेंस किसी साधारण मिनिएचर यूनिवर्स जैसा नहीं है। इसकी कीमत सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स से भी कई गुना अधिक है। इसके भीतर 820 अलग अलग आयाम हैं, जो 820 बेसिक इनहेरिटेंस से जुड़े हुए हैं। हर पीढ़ी का उत्तराधिकारी यही प्रशिक्षण प्राप्त करता है। इसके बाद दुआनडोंग रिवर ने अपनी संपूर्ण अधिकार शक्ति का उपयोग किया।
अगले ही क्षण दोनों स्पेस ऑफ इनहेरिटेंस के सबसे गहरे भाग में पहुंच गए। लुओ फेंग ने महसूस किया कि उसके चारों ओर का दृश्य पूरी तरह बदल चुका है। अब वह एक अत्यंत ऊंचे पर्वत की चोटी पर खड़ा था। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। नीचे की धरती तक दिखाई नहीं दे रही थी। वह स्थान किसी अलौकिक संसार से कम नहीं लग रहा था। दुआनडोंग रिवर ने सामने की ओर संकेत किया। वहां एक साधारण मनुष्य जैसी दिखाई देने वाली पत्थर की प्रतिमा खड़ी थी। उसके लंबे बाल थे। उसने युद्ध कवच पहन रखा था और उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। लेकिन केवल कुछ क्षण उस प्रतिमा को देखते ही लुओ फेंग के पूरे शरीर में कंपन दौड़ गया। उसे उस प्रतिमा के भीतर ऐसी शक्ति महसूस हुई जो उसकी कल्पना और समझ से कहीं परे थी। वह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। उसके भीतर छिपी हुई शक्ति का स्तर ऐसा था जिसका अनुमान तक लुओ फेंग नहीं लगा सकता था। दुआनडोंग रिवर ने अत्यंत आदर के साथ कहा, ये हमारे थर्ड एंसेस्ट्रल टीचर हैं। इनका नाम है दुआनडोंग रिवर जुएई सेंट किंग। यह नाम सुनकर लुओ फेंग थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसे यह नाम कुछ अलग सा लगा। तब दुआनडोंग रिवर ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं 192वां इनहेरिटर हूँ। मेरा नाम है दुआनडोंग रिवर जैन जुए वू। लुओ फेंग कुछ क्षणों के लिए उलझ गया। उसे तो हमेशा लगता था कि दुआनडोंग रिवर ही उनका वास्तविक नाम है। दुआनडोंग रिवर मुस्कुराकर समझाने लगे, दुआनडोंग रिवर वास्तव में हमारी पूरी ब्लड लाइनेज का साझा नाम है। हर पीढ़ी का उत्तराधिकारी यही नाम धारण करता है। इनहेरिटर बनने से पहले मेरा वास्तविक नाम केवल जैन जुए था। उन्होंने आगे कहा, अब से तुम्हारा नाम भी दुआनडोंग रिवर लू फेंग होगा। उसी प्रकार थर्ड एंसेस्ट्रल टीचर का वास्तविक नाम जुए ही था। इसके बाद दुआनडोंग रिवर ने थर्ड एंसेस्ट्रल टीचर की महानता बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, पहले और दूसरे एंसेस्ट्रल टीचर्स भी अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन वे केवल अपनी सभ्यता के महान विशेषज्ञ थे। जबकि थर्ड एंसेस्ट्रल टीचर जुए यी सेंट किंग उनसे बिल्कुल अलग थे। उन्होंने पूरी सभ्यता में दुआनडोंग रिवर ब्लड लाइनेज का नाम सर्वोच्च स्तर तक पहुंचा दिया। वे पूरी सभ्यता के सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों में गिने जाते थे। इसके बाद दुआनडोंग रिवर ने यूनिवर्स ओशन की शक्ति व्यवस्था का सबसे बड़ा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर जैसा पद मेरे ग्रह लोक में तो एक मजाक के समान है। हमारी सभ्यता में जिसे तुम यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर कहते हो उसे ट्रू गॉड कहा जाता है। उन्होंने आगे समझाया, यूनिवर्स मास्टर, यूनिवर्स नाइट और अनडाइंग फाइटर जैसे स्तर तो वहां भी थे, लेकिन ट्रू गॉड केवल शुरुआत थी। उसके ऊपर भी अनेक और महान स्तर मौजूद थे। दुआनडोंग रिवर ने स्वयं स्वीकार किया कि वे कभी भी थर्ड एंसेस्ट्रल टीचर के स्तर तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने आगे कहा, केवल सबसे महान विशेषज्ञों को ही अपने नाम के साथ सेंट की उपाधि प्राप्त होती थी, और जब कोई सेंट भी सबसे शक्तिशाली बन जाता था तब उसे किंग का दर्जा दिया जाता था। इसी कारण जुए ये सेंट किंग पूरी सभ्यता के सर्वोच्च अस्तित्वों में से एक थे, जबकि स्वयं दुआनडोंग रिवर को केवल वू की उपाधि मिली थी जो सेंट से बहुत नीचे थी। ये उपाधियां स्वयं नहीं रखी जाती थीं, उन्हें असंख्य महान विशेषज्ञों की सामूहिक स्वीकृति के बाद प्रदान किया जाता था। दुआनडोंग रिवर ने गर्व से कहा, थर्ड एंसेस्ट्रल टीचर ने ही पूरी दुआनडोंग रिवर ब्लड लाइनेज को पूर्णता प्रदान की थी। उन्होंने आगे बताया, बाढ़ की किसी भी पीढ़ी का उत्तराधिकारी उनके स्तर तक नहीं पहुंच सका, लेकिन फिर भी उनकी पूरी ब्लड लाइनेज में कुल 9 विशेषज्ञ ऐसे हुए जिन्हें सेंट की उपाधि प्राप्त हुई। इसी कारण दुआनडोंग रिवर ब्लड लाइनेज पूरी एंशिएंट सिविलाइजेशन की सबसे शक्तिशाली इनहेरिटेंस में से एक मानी जाती थी। यह सुनकर लुओ फेंग का हृदय रोमांच से भर गया। उसे महसूस हुआ कि उसने वास्तव में पूरे ब्रह्मांड का सबसे महान खजाना प्राप्त कर लिया है। अंत में दुआनडोंग रिवर ने शांत स्वर में कहा, अब अपने थर्ड एंसेस्ट्रल टीचर को प्रणाम करो। तुम अब 193वें इनहेरिटर हो। लुओ फेंग आगे बढ़ा। वह सामने रखे विशेष आसन पर घुटनों के बल बैठ गया। फिर उसने पूर्ण श्रद्धा के साथ अपना मस्तक भूमि पर टेक दिया। जैसे ही उसका माथा भूमि से स्पर्श हुआ, उसी स्थान से असंख्य काली प्रकाश धाराएं निकलकर उसके शरीर में प्रवेश करने लगीं। उसी क्षण थर्ड एंसेस्ट्रल टीचर की प्रतिमा से एक दिव्य सफेद प्रकाश निकला और सीधे लुओ फेंग के शरीर पर आ गिरा। दोनों प्रकार की शक्तियां एक साथ उसके शरीर में समाने लगीं। दुआनडोंग रिवर शांत खड़े यह सब देखते रहे। वे जानते थे कि यह केवल एक साधारण प्रणाम नहीं था, ये पूरी ब्लड लाइनेज का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार था। इनहेरिटेंस सेरेमनी। लुओ फेंग पीड़ा से हल्का सा कराह उठा। एक काली और एक सफेद प्रकाश धारा उसकी दोनों भौहों के बीच समा गई। अगले ही क्षण वहां एक रहस्यमय और पवित्र इनहेरिटेंस मार्क बन गया। उसे देखकर दुआनडोंग रिवर की आंखें संतोष से भर उठीं। उन्होंने मन ही मन कहा, दुआनडोंग रिवर लुओ फेंग, आज से तुम ही वास्तविक दुआनडोंग रिवर हो।
जब डियरबग मास्टर और पर्पल मून होली लैंड के बाकी सभी उम्मीदवार एक एक करके अचानक मरने लगे, तब पर्पल मून एंसेस्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उनकी सबसे बड़ी आशा डियरबग मास्टर ही था, लेकिन अब वह भी असफल हो चुका था। पर्पल मून एंसेस्टर तुरंत समझ गए कि दुआनडोंग रिवर की इनहेरिटेंस का वास्तविक उत्तराधिकारी चुन लिया गया है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं चल पा रहा था कि वह कौन है। उनके मन में तुरंत 3 संभावनाएं उभरी, या तो लुओफेंग, या ब्लू ब्लड नाइट, या फिर किसी दूसरी जाति का कोई उम्मीदवार। कुछ क्षण सोचने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सबसे अधिक संभावना लुओफेंग और ब्लू ब्लड नाइट की ही है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे सीधे ईस्ट एम्परर होली लैंड की प्रतिक्रिया देखेंगे। यदि ब्लू ब्लड नाइट मर चुका होगा, तो इसका अर्थ होगा कि लुओफेंग जीवित है और वही नया उत्तराधिकारी बन चुका है। उसी समय ईस्ट एम्परर होली लैंड के एक स्वतंत्र आयाम में भी सभी उम्मीदवार, जो एक विशाल प्राचीन वृक्ष की पत्तियों पर बैठकर साधना कर रहे थे, अचानक एक साथ नीचे गिर पड़े। कुछ के शरीर तो सीधे वृक्ष से नीचे गिर गए। यह दृश्य देखकर ईस्ट एम्परर एंसेस्टर ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, ह्यूमन मिल्की वे होर्ड लीडर लुओफेंग। उन्होंने ब्लू ब्लड नाइट का मृत शरीर देखते ही सब कुछ समझ लिया। यदि ब्लू ब्लड नाइट मर चुका है, तो इसका केवल एक ही अर्थ है, ह्यूमन रेस का लुओफेंग ही दुआनडोंग रिवर का नया उत्तराधिकारी बन गया है। जब सभी उम्मीदवार एक ही क्षण में मर गए, तो पूरा यूनिवर्स ओशन हिल उठा। लगभग 100 के आसपास बड़ी बड़ी शक्तियों ने इस इनहेरिटेंस के लिए अपने विशेषज्ञ भेजे थे, क्योंकि सभी का विश्वास था कि दुआनडोंग रिवर की इनहेरिटेंस ही रीइंकार्नेशन ट्रांसेंड करने की सबसे बड़ी आशा है। अब सभी जातियां केवल एक ही प्रश्न पूछ रही थीं, नया उत्तराधिकारी कौन बना? किसी को लगा कि ह्यूमन रेस विजयी हुई है, किसी को विश्वास था कि ईस्ट एम्परर होली लैंड सफल हुई होगी। लेकिन वास्तविक सत्य केवल ईस्ट एम्परर होली लैंड ही समझ पाई थी। उन्होंने स्वयं ब्लू ब्लड नाइट की मृत्यु देखी थी। इसी कारण उन्हें लगभग पूरा विश्वास हो गया कि इनहेरिटेंस का वास्तविक विजेता लुओफेंग ही है। उधर इनहेरिटेंस स्पेस के भीतर लुओफेंग भी समझ चुका था कि वह सफल हो गया है। उसने बिना समय गंवाए ह्यूज एक्स क्रिएटर और प्राइमल कैओस सिटी लीडर को एक छोटा सा संदेश भेजा। उस संदेश में केवल इतना लिखा था, मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है, मैं दुआनडोंग रिवर का नया इनहेरिटर बन गया हूँ। संदेश भेजने के बाद उसने न तो ह्यूमन रेस की खुशी के बारे में सोचा और न ही यूनिवर्स ओशन की प्रतिक्रिया के बारे में। वह सीधे दुआनडोंग रिवर से मिलने चल पड़ा। उसी समय एक और व्यक्ति भी यह सब चुपचाप महसूस कर रहा था, टीचर ओरिजिन। वह अभी भी दमन के भीतर बंद थे, फिर भी उन्होंने महसूस कर लिया कि ह्यूमन रेस विजयी हो चुकी है। उनके चेहरे पर संतोष से भरी मुस्कान उभर आई। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह यूनिवर्स ओशन की एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें तलवारें नहीं टकराईं, लेकिन फिर भी ह्यूमन रेस विजयी रही। शायद भविष्य में ह्यूमन रेस ही थर्ड होली लैंड बनेगी। उधर इनहेरिटेंस स्पेस में वह यांत्रिक आवाज अब भी गूंज रही थी, बाकी सभी उम्मीदवार एनिहिलेट। उसी समय लुओफेंग ने देखा कि एक व्यक्ति उसकी ओर उड़ता हुआ आ रहा है। वह दुआनडोंग रिवर था, लेकिन इस बार उसका रूप पहले से बिल्कुल अलग था। अब उसने सफेद रंग का सुंदर कवच पहन रखा था, जिस पर असंख्य स्वर्णिम सितारे चमक रहे थे। उसके सुंदर बूट और विशेष टोपी उसके व्यक्तित्व को पहले से भी अधिक भव्य बना रहे थे। लुओफेंग ने तुरंत झुककर कहा, मास्टर दुआनडोंग रिवर। लेकिन दुआनडोंग रिवर मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, अब मुझे मास्टर मत कहो, अब से मुझे टीचर कहो। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे कहा, मैं पिछली पीढ़ी का दुआनडोंग रिवर हूँ और तुम इस पीढ़ी के नए दुआनडोंग रिवर बन चुके हो। मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ और तुम्हारा मार्गदर्शक भी। यह कहकर उन्होंने हल्के से हाथ हिलाया। क्षण भर में लुओफेंग के सामने खड़े 3 माउंटेन्स ऑफ ब्लेड्स पूरी तरह गायब हो गए। उन्हें गायब होते देखकर लुओफेंग को थोड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि उसके लिए वे अमूल्य खजाने थे। लेकिन दुआनडोंग रिवर हंस पड़े और बोले, यह तो केवल बेसिक इनहेरिटेंस का एक भाग था। जब चाहो तब इनका अध्ययन कर सकते हो। यह सब तुम्हारे लिए केवल अभ्यास की सामग्री है। हमारी ब्लड लाइनेज का वास्तविक मूल्य कोर इनहेरिटेंस में है। कोर इनहेरिटेंस का नाम सुनते ही लुओफेंग के मन में उत्सुकता और बढ़ गई। दुआनडोंग रिवर ने उसे अपने साथ चलने का संकेत दिया। दोनों इनहेरिटेंस स्पेस से बाहर निकले और फिर से उन 820 चमकते हुए प्रवेश द्वारों के पास पहुंच गए। दुआनडोंग रिवर ने केवल एक बार उनकी ओर देखा। अगले ही क्षण सभी 820 प्रवेश द्वार पूरी तरह गायब हो गए। इसके बाद उन्होंने समझाया, यह पूरा स्पेस ऑफ इनहेरिटेंस किसी साधारण मिनिएचर यूनिवर्स जैसा नहीं है। इसकी कीमत सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स से भी कई गुना अधिक है। इसके भीतर 820 अलग अलग आयाम हैं, जो 820 बेसिक इनहेरिटेंस से जुड़े हुए हैं। हर पीढ़ी का उत्तराधिकारी यहीं प्रशिक्षण प्राप्त करता है। इसके बाद दुआनडोंग रिवर ने अपनी संपूर्ण अधिकार शक्ति का उपयोग किया। अगले ही क्षण
दोनों स्पेस ऑफ इनहेरिटेंस के सबसे गहरे भाग में पहुंच गए। लुओ फेंग ने महसूस किया कि उसके चारों ओर का दृश्य पूरी तरह बदल चुका है। अब वह एक अत्यंत ऊंचे पर्वत की चोटी पर खड़ा था। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। नीचे की धरती तक दिखाई नहीं दे रही थी। वह स्थान किसी अलौकिक संसार से कम नहीं लग रहा था। दुआन डोंग रिवर ने सामने की ओर संकेत किया। वहां एक साधारण मनुष्य जैसी दिखाई देने वाली पत्थर की प्रतिमा खड़ी थी। उसके लंबे बाल थे। उसने युद्ध कवच पहन रखा था और उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। लेकिन केवल कुछ क्षण उस प्रतिमा को देखते ही लुओ फेंग के पूरे शरीर में कंपन दौड़ गया। उसे उस प्रतिमा के भीतर ऐसी शक्ति महसूस हुई जो उसकी कल्पना और समझ से कहीं परे थी। वह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। उसके भीतर छिपी हुई शक्ति का स्तर ऐसा था जिसका अनुमान तक लुओ फेंक नहीं लगा सकता था। दुआन डोंग रिवर ने अत्यंत आदर के साथ कहा, ये हमारे थर्ड एंसेस्ट्रल टीचर हैं। इनका नाम है दुआन डोंग रिवर जुए यी सेंट किंग। यह नाम सुनकर लुओ फेंग थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसे यह नाम कुछ अलग सा लगा। तब दुआन डोंग रिवर ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं 192वां इनहेरिटर हूँ। मेरा नाम है दुआन डोंग रिवर जैन जुए वू। लुओ फेंग कुछ क्षणों के लिए उलझ गया। उसे तो हमेशा लगता था कि दुआन डोंग रिवर ही उनका वास्तविक नाम है। दुआन डोंग रिवर मुस्कुराकर समझाने लगे, दुआन डोंग रिवर वास्तव में हमारी पूरी ब्लड लाइनेज का साझा नाम है। हर पीढ़ी का उत्तराधिकारी यही नाम धारण करता है। इनहेरिटर बनने से पहले मेरा वास्तविक नाम केवल झेन जुए था। उन्होंने आगे कहा, अब से तुम्हारा नाम भी दुआन डोंग रिवर लुओ फेंक होगा। उसी प्रकार थर्ड एंसेस्ट्रल टीचर का वास्तविक नाम जुएई था। इसके बाद दुआन डोंग रिवर ने थर्ड एंसेस्ट्रल टीचर की महानता बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, पहले और दूसरे एंसेस्ट्रल टीचर्स भी अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन वे केवल अपनी सभ्यता के महान विशेषज्ञ थे, जबकि थर्ड एंसेस्ट्रल टीचर जुएई सेंट किंग उनसे बिल्कुल अलग थे। उन्होंने पूरी सभ्यता में दुआन डोंग रिवर ब्लड लाइनेज का नाम सर्वोच्च स्तर तक पहुंचा दिया। वे पूरी सभ्यता के सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों में गिने जाते थे। इसके बाद दुआन डोंग रिवर ने यूनिवर्स ओशन की शक्ति व्यवस्था का सबसे बड़ा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर जैसा पद मेरे ग्रहलोक में तो एक मजाक के समान है। हमारी सभ्यता में जिसे तुम यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर कहते हो, उसे ट्रू गॉड कहा जाता है। उन्होंने आगे समझाया, यूनिवर्स मास्टर, यूनिवर्स नाइट और अनडाइंग फाइटर जैसे स्तर तो वहां भी थे, लेकिन ट्रू गॉड केवल शुरुआत थी। उसके ऊपर भी अनेक और महान स्तर मौजूद थे। दुआन डोंग रिवर ने स्वयं स्वीकार किया कि वे कभी भी थर्ड एंसेस्ट्रल टीचर के स्तर तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने आगे कहा, केवल सबसे महान विशेषज्ञों को ही अपने नाम के साथ सेंट की उपाधि प्राप्त होती थी, और जब कोई सेंट भी सबसे शक्तिशाली बन जाता था तब उसे किंग का दर्जा दिया जाता था। इसी कारण जुएई सेंट किंग पूरी सभ्यता के सर्वोच्च अस्तित्वों में से एक थे, जबकि स्वयं दुआन डोंग रिवर को केवल वू की उपाधि मिली थी, जो सेंट से बहुत नीचे थी। ये उपाधियां स्वयं नहीं रखी जाती थीं। उन्हें असंख्य महान विशेषज्ञों की सामूहिक स्वीकृति के बाद प्रदान किया जाता था। दुआन डोंग रिवर ने गर्व से कहा, थर्ड एंसेस्ट्रल टीचर ने ही पूरी दुआन डोंग रिवर ब्लड लाइनेज को पूर्णता प्रदान की थी। उन्होंने आगे बताया, बाद की किसी भी पीढ़ी का उत्तराधिकारी उनके स्तर तक नहीं पहुंच सका, लेकिन फिर भी उनकी पूरी ब्लड लाइनेज में कुल 9 विशेषज्ञ ऐसे हुए जिन्हें सेंट की उपाधि प्राप्त हुई। इसी कारण दुआन डोंग रिवर ब्लड लाइनेज पूरी एंशिएंट सिविलाइजेशन की सबसे शक्तिशाली इनहेरिटेंस में से एक मानी जाती थी। यह सुनकर लू फेंग का हृदय रोमांच से भर गया। उसे महसूस हुआ कि उसने वास्तव में पूरे ब्रह्मांड का सबसे महान खजाना प्राप्त कर लिया है। अंत में दुआन डोंग रिवर ने शांत स्वर में कहा, अब अपने थर्ड एंसेस्ट्रल टीचर को प्रणाम करो। तुम अब 193वें में इनहेरिटर हो। लुओ फेंग आगे बढ़ा। वह सामने रखे विशेष आसन पर घुटनों के बल बैठ गया। फिर उसने पूर्ण श्रद्धा के साथ अपना मस्तक भूमि पर टेक दिया। जैसे ही उसका माथा भूमि से स्पर्श हुआ, उसी स्थान से असंख्य काली प्रकाश धाराएं निकलकर उसके शरीर में प्रवेश करने लगीं। उसी क्षण थर्ड एंसेस्ट्रल टीचर की प्रतिमा से एक दिव्य सफेद प्रकाश निकला और सीधे लुओ फेंग के शरीर पर आ गिरा। दोनों प्रकार की शक्तियां एक साथ उसके शरीर में समाने लगीं। दुआन डोंग रिवर शांत खड़े यह सब देखते रहे। वे जानते थे कि यह केवल एक साधारण प्रणाम नहीं था, यह पूरी ब्लड लाइनेज का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार था। इनहेरिटेंस सेरेमनी। लुओ फेंग पीड़ा से हल्का सा कराह उठा। एक काली और एक सफेद प्रकाश धारा उसकी दोनों भौहों के बीच समा गईं। अगले ही क्षण वहां एक रहस्यमय और पवित्र इनहेरिटेंस मार्क बन गया। उसे देखकर दुआन डोंग रिवर की आंखें संतोष से भर उठीं। उन्होंने मन ही मन कहा, दुआन डोंग रिवर लुओ फेंग, आज से तुम ही वास्तविक दुआन डोंग रिवर हो। तीनों रूट मेमोरी स्टोन से कोर इनहेरिटेंस प्राप्त करने के बाद
दुआनडोंग रिवर ने हवा में तैरते हुए तालाब और समुद्र की ओर देखते हुए अत्यंत गंभीर स्वर में लू फेंग से कहा, जब कोई व्यक्ति कमजोर होता है तब उसके पास लगातार मेहनत करके और साधना करके शक्तिशाली बनने के अनेक अवसर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कोई विशेष शक्ति के शिखर की ओर बढ़ता है, उसका हर अगला कदम पहले से कई गुना अधिक कठिन हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, किसी भी महान विशेषज्ञ को वास्तव में शक्तिशाली बनाने वाली चीज केवल प्रतिभा नहीं होती, उसे महान बनाती हैं अनगिनत जीवन मृत्यु की लड़ाइयां। केवल उन्हीं युद्धों के दौरान उसका अनुभव, उसका निर्णय और उसकी शक्ति इतनी बढ़ती है कि एक दिन वह ट्रू गॉड अर्थात यूनिवर्स ओशन की भाषा में यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बनने का ब्रेक थ्रू कर पाता है। डोंग रिवर ने आगे समझाया कि ट्रू गॉड बन जाना भी अंत नहीं है, उसके बाद आने वाला प्रत्येक नया स्तर पहले से कई गुना अधिक कठिन होता है। हर महान विशेषज्ञ को बार बार मृत्यु के किनारे तक जाना पड़ता है और हर बार वह मृत्यु से बचकर पहले से अधिक शक्तिशाली बनकर लौटता है। इसी कारण वास्तविक महाशक्तिशाली वही बनते हैं जो अनगिनत जीवन मृत्यु की परीक्षाओं को पार कर चुके होते हैं। लुओ फेंग ने तुरंत इस बात से सहमति जताई। उसे याद आया कि प्राइमल कैओस सिटी लीडर और सिटिंग माउंटेन गेस्ट भी उसे हमेशा बाहरी दुनिया में जाकर खतरनाक रोमांच और जानलेवा युद्धों का अनुभव लेने के लिए भेजते रहे थे। अब उसे समझ आ गया कि वे सब उसके भविष्य के ब्रेक थ्रू की तैयारी ही थी। डोंग रिवर ने आगे कहा, दुनिया में बहुत से प्रतिभाशाली लोग होते हैं, बहुत से मेहनती लोग भी होते हैं। ऐसे लोग एक सीमा तक सफल भी हो जाते हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचते हैं, उनके पास केवल प्रतिभा नहीं होती, उन्हें महान अवसर भी प्राप्त होते हैं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, कोई भी व्यक्ति केवल अपनी मेहनत के बल पर सबसे बड़ा विशेषज्ञ नहीं बन सकता। इसी कारण हमारी डोंग रिवर ब्लड लाइनेज की 3 लॉस्ट नॉलेजेस इतनी अमूल्य हैं। जब भविष्य में उत्तराधिकारी अनगिनत जानलेवा युद्ध लड़ेगा, तब यही तकनीकें उसकी मृत्यु की संभावना को सबसे कम कर देंगी। लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने चेतावनी भी दी। उन्होंने उदास स्वर में कहा, केवल शक्तिशाली तकनीकें मिल जाना अमर होने की गारंटी नहीं है। हमारी डोंग रिवर ब्लड लाइनेज की अनेक पीढ़ियों के उत्तराधिकारी एक एक करके मर गए। यहाँ तक कि हमारे तीनों एंसेस्टर्स भी अंततः मृत्यु से नहीं बच सके। इसलिए कभी भी अति आत्मविश्वासी मत बनना। यह सुनकर लू फेंग हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यूनिवर्स ओशन के विशेषज्ञ आपकी एंशिएंट सिविलाइजेशन के विशेषज्ञों के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए शायद मुझे इतना बड़ा खतरा न हो। लेकिन डोंग रिवर ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, बात इतनी सरल नहीं है। यह सुनकर लुओ फेंग चौंक गया। उसने पूछा, इसका क्या अर्थ है? डोंग रिवर ने शांत स्वर में कहा, पहले तीनों लॉस्ट नॉलेजेस को ध्यान से पढ़कर देखो। लुओ फेंग ने तुरंत अपनी स्मृति में सुरक्षित दुआनमीय तकनीक का विस्तार से अध्ययन करना शुरू किया। केवल पहली लॉस्ट नॉलेज को ध्यान से पढ़ने में ही उसे 10 दिनों से अधिक का समय लग गया। लेकिन अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे पता चला कि दुआनमीय वास्तव में कुल 9 वॉल्यूम्स की तकनीक है, लेकिन वह केवल पहले 3 वॉल्यूम्स ही देख पा रहा था। बाकी 6 वॉल्यूम्स उसकी स्मृति में मौजूद होने के बावजूद भी वह उन्हें याद ही नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो पूरा ज्ञान उसके मस्तिष्क में मौजूद हो, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां तक पहुंचने ही नहीं दे रही हो। यह बात उसके लिए अत्यंत विचित्र थी। कमजोर अवस्था में कभी कभी स्मृति धुंधली हो जाती थी, लेकिन यूनिवर्स नाइट बनने के बाद से उसकी स्मरण शक्ति पूर्ण हो चुकी थी। वह अपने जीवन का प्रत्येक क्षण स्पष्ट रूप से याद कर सकता था। फिर भी अब वह अपनी ही स्मृति में मौजूद ज्ञान को याद नहीं कर पा रहा था। तब डोंग रिवर ने इसका वास्तविक कारण बताया। उन्होंने कहा, पहले 3 वॉल्यूम्स ही ट्रू गॉड स्टेज की साधना की अधिकतम सीमा है। उसके आगे का ज्ञान इस यूनिवर्स के सभी जीवों के लिए बंद कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा, केवल लॉस्ट नॉलेजेस ही नहीं, बल्कि 12,002 कोर मेमोरी स्टोन्स और समुद्र में बिखरे हुए करोड़ों मेमोरी स्टोन्स भी इसी नियम का पालन करते हैं। इनमें जितना भी ज्ञान ट्रू गॉड स्टेज से ऊपर का है, उसे यूनिवर्स ओशन का कोई भी जीव देख ही नहीं सकता। लो फेंक ने आश्चर्य से पूछा, आखिर ऐसा कौन कर सकता है? कौन किसी की स्मृति को इस प्रकार सीमित कर सकता है? डोंग रिवर ने गहरी सांस ली और एक ऐसा रहस्य बताया जिसने लुओ फेंक को भीतर तक हिला दिया। उन्होंने कहा, यह सब प्राइमल यूनिवर्स की विल पावर करती है। फिर उन्होंने विस्तार से समझाया, प्राइमल यूनिवर्स पूरे यूनिवर्स ओशन का सबसे विशाल और सबसे शक्तिशाली खगोलीय पिंड है। हर क्षण वह इतनी अधिक कैओटिक ऊर्जा को अवशोषित करता है कि उसके सामने यूनिवर्स बोर्ड भी केवल एक छोटी सी नाव जैसी प्रतीत होती है।
यदि यूनिवर्स बोर्ड की तुलना प्राइमल यूनिवर्स से की जाए तो वह सूर्य के सामने कागज की नाव जैसी होगी। उन्होंने आगे कहा, जब तक कोई जीव प्राइमल यूनिवर्स का हिस्सा होता है तब तक यूनिवर्स की विल पावर उसकी रक्षा करती है। लेकिन जो लोग उसकी सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं या उसके संरक्षण से अलग हो जाते हैं, उनके लिए वास्तविक समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसके बाद उन्होंने एक और बड़ा सत्य बताया, यूनिवर्स ओशन में सबसे शक्तिशाली कोई विशेषज्ञ नहीं है। सबसे शक्तिशाली है प्राइमल यूनिवर्स की विल पावर। उन्होंने लो फेंग को याद दिलाया, जब भी यूनिवर्स ओशन में ट्रू गॉड्स युद्ध करते हैं, उनकी डिवाइन पावर हमेशा प्राइमल यूनिवर्स की विल पावर द्वारा दबा दी जाती है। चाहे वे यूनिवर्स ओशन के किसी भी कोने में क्यों ना हो, यह दमन हर स्थान पर कार्य करता है। कोई भी उससे बच नहीं सकता। यह सुनते ही लो फेंग को तुरंत टीचर ओरिजिन की याद आ गई, जिन्हें इसी विल पावर ने हमेशा के लिए दबा दिया था। दुआन डोंग रिवर ने आगे कहा, पूरा प्राइमल यूनिवर्स इसी विल पावर के आधार पर संचालित होता है। उसकी शक्ति किसी भी जीव की कल्पना से कहीं अधिक है। इतना कहने के बाद उन्होंने आधा वाक्य बोलते बोलते अचानक स्वयं को रोक लिया। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है यूनिवर्स बोट इतनी बुरी तरह नष्ट कैसे हुई थी? लेकिन अगले ही क्षण उनका चेहरा बदल गया और वे चुप हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, कुछ बातें मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बस इतना समझ लो कि पूरे यूनिवर्स ओशन में कोई भी स्थान प्राइमल यूनिवर्स की विल पावर की पहुंच से बाहर नहीं है। फिर उन्होंने कहा, सौभाग्य से यह केवल एक लॉ आधारित विल पावर है। इसके अपने कोई भाव या इच्छाएं नहीं हैं। यदि इसकी अपनी इच्छा होती तो उसका परिणाम कितना भयानक होता, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके बाद उन्होंने कहा, इस विल पावर की सीमा से बाहर निकलने का केवल एक ही मार्ग है, रीइंकार्नेशन को पार करना। जब तुम रीइंकार्नेशन को पार कर लोगे, तब तुम्हारे लिए वह सारा ज्ञान खुल जाएगा जो अभी सील किया गया है। तब तुम लॉस्ट नॉलेजेस के बाकी वॉल्यूम्स और सभी मेमोरी स्टोन्स की संपूर्ण जानकारी देख सकोगे। लुओ फेंग ने धीरे से सिर हिलाया। यद्यपि दुआन डोंग रिवर ने सब कुछ स्पष्ट शब्दों में नहीं बताया था, फिर भी लुओ फेंग समझ गया कि एंशिएंट सिविलाइजेशन, यूनिवर्स बोट और प्राइमल यूनिवर्स की विल पावर के बीच अवश्य ही कोई अत्यंत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। संभव है कि यूनिवर्स बोट का विनाश भी उसी रहस्य से जुड़ा हुआ हो। दुआन डोंग रिवर मुस्कुराए और बोले, तुम अभी भी प्राइमल यूनिवर्स के जीव हो, इसीलिए उसकी विल पावर तुम्हारी रक्षा कर रही है। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ हिलाया। तालाब और समुद्र के भीतर पड़े हुए सभी मेमोरी स्टोन्स हवा में उड़कर उनके पास आ गए। अगले ही क्षण सारा पानी फिर नीचे लौट गया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। इसके बाद उन्होंने एक और स्पेस डोर खोला और लू फेंग को साथ लेकर एक नए संसार में पहुंच गए। यह स्थान पहले से बिल्कुल अलग था। चारों ओर केवल अनंत अंधकार फैला हुआ था। बीच में केवल लगभग 10 किलोमीटर व्यास की एक भूमि थी। दुआन डोंग रिवर ने बताया, यह टाइम एक्सेलरेशन स्पेस है। बाहर का अनंत अंधकार केवल एक भ्रम है। वास्तव में केवल यही छोटी सी भूमि वास्तविक है। क्षेत्र जितना छोटा होगा, टाइम एक्सेलरेशन बनाए रखने में उतनी ही कम ऊर्जा लगेगी। उन्होंने आगे समझाया, अभी मेरी वर्चुअल कॉन्शसनेस अधिकतम 10,000 गुना टाइम एक्सेलरेशन ही चला सकती है। लेकिन जब तुम और अधिक शक्तिशाली हो जाओगे तथा अपनी डिवाइन पावर से इसे नियंत्रित करोगे, तब यह गति और भी बढ़ जाएगी। इस प्रकार तुम्हें साधना के लिए अत्यधिक समय प्राप्त होगा। इसके बाद दुआन डोंग रिवर ने एक अकेला मेमोरी स्टोन निकालकर लुओ फेंग के सामने रख दिया। पहली बार उनके चेहरे पर गहरी उदासी दिखाई दी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अनगिनत रीइंकार्नेशन एराओं तक अकेले रहने के बाद मेरे पास बहुत सी बातें थीं जो मैं अपने उत्तराधिकारी से स्वयं कहना चाहता था। बहुत सी स्मृतियां, अनुभव और हमारी ब्लड लाइनेज का गौरव मैं अपने शब्दों में सुनाना चाहता था। कुछ क्षण रुककर उन्होंने आगे कहा, लेकिन जब मैंने तुम्हें तीनों लॉस्ट नॉलेजेस सौंप दी, तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं तो बहुत पहले ही मर चुका हूँ। अब मेरे पास किसी भी चीज को पकड़कर रखने का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए मैंने अपनी सारी स्मृतियां, स्पेस ऑफ इनहेरिटेंस के सभी रहस्य और हर आवश्यक जानकारी इसी मेमोरी स्टोन में दर्ज कर दी है। इसे देखकर तुम सब कुछ स्वयं जान जाओगे। इतना कहकर दुआन डोंग रिवर ने ऊपर फैले अनंत अंधकार की ओर देखा। फिर वे झुककर भूमि से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उसे सूंघने लगे। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान उभर आई। उन्होंने धीरे से कहा, मैं तो बहुत पहले ही मर चुका था। जिस व्यक्ति से तुम इतने समय तक बात कर रहे थे, वह केवल एक वर्चुअल कॉन्शियसनेस था। मैं बहुत पहले ही एक वास्तविक जीव होना छोड़ चुका हूँ। अगला ही क्षण अत्यंत भावुक था। दुआन डोंग रिवर का पूरा शरीर अचानक असंख्य प्रकाश कणों में टूट गया। वे प्रकाश कण धीरे धीरे हवा में विलीन हो गए और कुछ ही क्षणों में
दुआन डोंग रिवर हमेशा के लिए लुप्त हो चुके थे। लुओ फेंग घबराकर जोर से पुकार उठा, टीचर, दुआन डोंग रिवर। लेकिन उत्तर देने वाला कोई नहीं था। अब वह उस अंधकारमय संसार में बिल्कुल अकेला खड़ा था। कुछ समय तक उसका मस्तिष्क पूरी तरह सुन्न रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। उसी समय अचानक उस अनंत अंधकार से काली और सफेद प्रकाश धाराओं की असंख्य लहरें उसकी ओर आने लगीं। उनसे बचने का कोई मार्ग नहीं था। उसके मस्तक पर छिपा हुआ इनहेरिटेंस इम्प्रिंट स्वयं प्रकट हो गया और तीव्र गति से घूमने लगा। सारी प्रकाश धाराएं उसके शरीर में समा गईं। कुछ ही क्षण बाद सब कुछ फिर शांत हो गया। उसी पल लुओ फेंग को एक अत्यंत विचित्र अनुभूति हुई। उसे लगा मानो पूरा स्पेस ऑफ इनहेरिटेंस ही उसका अपना शरीर बन गया हो। केवल एक विचार करते ही उसने भूमि पर एक छोटा सा पौधा उगा दिया। अगले ही क्षण असंख्य पौधे उगने लगे और कुछ ही क्षणों में पूरी 10 किलोमीटर की भूमि हरी भरी घास से ढक गई। लुओ फेंग स्तब्ध रह गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि स्पेस ऑफ इनहेरिटेंस ने उसे अपना नया स्वामी स्वीकार कर लिया है। दुआन डोंग रिवर ने स्वेच्छा से अपना संपूर्ण नियंत्रण छोड़ दिया था। इसी कारण अब यह अमूल्य धरोहर पूरी तरह लुओ फेंग के अधिकार में आ चुकी थी। लुओ फेंग ने उस स्थान की ओर देखा जहां कुछ क्षण पहले दुआन डोंग रिवर मिट्टी को हाथ में लेकर मुस्कुराए थे। उसके हृदय में गहरी पीड़ा उठी। अब उसे वास्तव में महसूस हुआ कि उसका शिक्षक हमेशा के लिए जा चुका है। पूरे यूनिवर्स ओशन में अब 193वीं पीढ़ी के दुआन डोंग रिवर अर्थात दुआन डोंग रिवर लुओ फेंग के अतिरिक्त उस महान ब्लड लाइनेज का कोई भी जीवित उत्तराधिकारी शेष नहीं बचा था।